मंटो के मुतनाज़ा अफसानों में से एक अफसाना ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती मालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथों पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कोले, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर निड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर निड़ाए मीन्स सर झुकाए हुए। सर पर उसके कस कर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लरसा थे, मगर उसके कदोकामत और खदोखाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नीचा कर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज खींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुशक होंठों पर जुबान फेरी, मुझे नहीं मालूम। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसके दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कोले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, इस रात तुम्हें हुआ क्या था? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे और जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी बफ्फियां ले रहे थे, फिर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे कपड़े पहने और चले गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ नहीं है। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर
उसने पूरी क़ुव्वत के साथ भंबोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, गुट गुट पा जफियाँ तेरे निकले हडां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें इस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नज़र से देख कर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कोल्हे पर जोर से चुटकी काटी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कश ईशर से मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए त्रिप चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कलवंत कसम वाह गुरु की बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर से। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और यह कहकर उसने मसीह जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का भलाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लोगों को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, भरे हुए कोल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बूसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव से याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हांफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से किए बगैर ही होता रहा। जब कलवंत कौर के मुंतजिर बामल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वह चिल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खोंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फैलाकर बफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह वो कौन है हरामजादी जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझको निचोड़ डाला? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ कौन है वो चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चूरपता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोलों पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईशर सिंह मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। वाह गुरुजी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा, वाह गुरुजी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था।
उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भैन या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इस कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं कौन है वो हरामजादी। ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस पड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो है कौन। ईशर सिंह के गले में आवाज रिंध गई, बताता हूं। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता खून देकर मुस्कुराया। इंसान मां या अभी क्या अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसके लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। गला चिराया मां या मेरा अब। धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी या अभी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे और हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता पर मैंने कहा नहीं। ईशर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है ये मेवा भी चख। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं, हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोर की झाड़ियों तले मैंने उसे लटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ईशर सिंह के हलक से बामुश्किल एक ये लफ्ज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ। ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से ज्यादा ठंडा था।